Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Ishansh Avasthi and I welcome you all to your exam battle series episode number 7. तो एपिसोड नंबर 6 तक में हमारे 6 चैप्टर्स होते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, जो कि हमने कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए हैं हर एक चैप्टर के, जो कि आपके एग्जाम्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं या फिर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। तो पहले आप उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो पर आइएगा। सो हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स का है और चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग इसका नाम है। तो गाइज इस चैप्टर के रिवीजन के लिए हमने ये सारे टॉपिक्स उठाए हैं और इससे आपके पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की इस चैप्टर से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, नेशन बिल्डिंग। हमारा देश जो है भारत देश, वो हम सबको पता है कि अंग्रेजों ने इतने सालों तक उस पर रूल किया, तो उसके बाद हमारा एक देश नहीं रह गया था। ये कई पार्ट्स में फ्रेगमेंटेड हो गया था, डिवाइड हो गया था डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में, और सब कोई प्रिंसली स्टेट्स बन गए थे जहां पर एक राजा रूल करता था। तो उसको एक नेशन बनाना, एक पर्टिकुलर देश भारत बनाना, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फ्रेगमेंटेड हो गया था, जस्ट लाइक दिस। सो इसको पूरा एक टेरिटरी बनाना, इट वॉज नॉट अ ईजी टास्क। और ये टास्क किसने अकॉम्प्लिश किया था? मेजरली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बाय एक्सक्लूडिंग द डिमांड्स इंक्लूडिंग द डिमांड्स ऑफ ऑल द प्रिंसली स्टेट्स। मतलब कई प्रिंसली स्टेट्स की डिमांड मानी गई, कईयों की हटाई गई और कईयों को फोर्सफुली इम्पोज करना पड़ा रिस्ट्रिक्शंस, जिससे कि हमारा भारत देश बन पाया। तो ये सब काम बहुत ही इजी टास्क नहीं था। तो उसी बारे में हमारा टॉपिक है, नेशन बिल्डिंग। किस तरह से हमारा भारत देश, आज हम लोग जिसमें रहते हैं, एक यूनिफाइड कंट्री बन पाया। चलिए देखते हैं। शेप अ नेशन। सबसे पहले तो एक नेशन को शेप करना कि किस तरह से भारत देश दिखेगा, हम लोग किस तरह से इसका बंटवारा करेंगे। मींस कल्चर हमारे यहाँ इतने डिफरेंट है, लैंग्वेज इतनी डिफरेंट बोली जाती हैं और ट्रेडिशन कस्टम सब अलग अलग हैं। तो हम लोग किस तरह से भारत को बनाएंगे, मतलब क्या कास्ट, क्या क्लास, क्या लैंग्वेज, कौन से देश में कौन सी जगह पर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे देश में गुजराती भी बोली जाती है तो मराठी भी, तो क्या हम लोग लैंग्वेज बेस पे अपने देश को डिवाइड करेंगे, या हम लोग कल्चर बेस पे करेंगे, या हम लोग हिंदू मुस्लिम बेस पर करेंगे, मींस रिलीजन बेस पे करेंगे। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, बट फाइनली हमारा लिंग्विस्टिक बेस पर हुआ और एक नेशन बनकर तैयार हुआ, जिसको हम बोलते हैं आज इंडिया। सेकेंड थिंग, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। अब हमने देखा कि इतने डीपेस्ट ट्रॉमा से होकर हम गुजरे थे, अंग्रेजों ने इतने सालों तक रूल किया, बहुत एक्सप्लॉइट किया इंडिया को, हमारे ही रॉ मटेरियल लेकर, हमको फिनिश गुड्स देकर वो हमसे पैसे लेते थे, हमें एक्सप्लॉइट करते थे। तो ऐसी कंडीशन दोबारा ना आ जाए, या फिर कोई राजा ऐसा रूल ना करे, मुनाकी ना आ जाए भारत देश में कि हमें फिर से गुलाम बनना पड़े। तो उससे बचने के लिए क्या लाया गया? डेमोक्रेसी लाई गई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और आज हम देखते हैं कितनी सक्सेसफुली ये रन कर रही है। थर्ड थिंग, वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। मतलब कि ये चीज़ देखना कि हम ऐसा तो नहीं कर रहे जैसे कि श्रीलंका में फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं मेजॉरिटी में, एक सिन्हला स्पीकिंग पीपल, एक तमिल स्पीकिंग पीपल। तो वहाँ पे तमिल स्पीकिंग पीपल को कोई राइट नहीं दिए जाते, पूरे राइट्स किसके पास होते हैं? सिन्हली स्पीकिंग पीपल। तो कहीं इंडिया में ये एक्सप्लॉइटेशन ना हो, सबको बराबर राइट्स मिले, तो ये लुक आफ्टर करने की भी इंडियन गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली, या फिर जितने भी आपके मेंबर्स थे, कांग्रेस मेंबर्स थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। सो वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। आफ्टर दैट, 2 नेशन थ्योरी। ये किसने प्रोपाउंड करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्यों करी थी? क्योंकि वो मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, सेपरेट इलेक्शन चाहते थे, सेपरेट जगह चाहते थे। तो वो उनको भारत में तो मिल नहीं सकती थी, तो उसी वजह से पार्टीशन होना पड़ा। और पार्टीशन हुआ तो बहुत सारी मुसीबतें आई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एक जगह पर तो थी नहीं, ये फ्रेगमेंटेड थी ईस्ट और वेस्ट में। तो कई जगह पर अमृतसर में मुस्लिम्स हैं, कई जगह पर कोलकाता में हैं, तो कई जगह पर लाहौर में हैं। तो इसे किस तरह से डिवाइड किया जाए, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और बहुत मास किलिंग एट्रोसिटी भी हमें जूझनी पड़ी। तब जाकर इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग देश बन पाए। इसके बाद कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन, हमने जान लिया कि किस तरह से कम्युनल जोन्स बन गए थे कोलकाता, अमृतसर, लाहौर जैसी सिटीज़ में, जहां पर मास किलिंग हुई, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों की किलिंग्स बहुत ज़्यादा हुई और डीपेस्ट ट्रॉमा से होकर गुजरना पड़ा हमको फॉर इंडिपेंडेंस। लास्ट, कम्युनल जोन।
कम्युनल जोन मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में बढ़ जाती है, हिंदू लोग मुस्लिम्स को मार रहे थे, मुस्लिम लोग हिंदू को मार रहे थे, और इस तरह से लड़ाई चल रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस होने का फायदा ही क्या हुआ, जब लैक्स ऑफ पीपल वर डाइड ड्यू टू कम्युनल रायोट्स, मतलब रियोट्स चल रहे थे, बहुत सारी फाइट हुई कि जो ट्रेन्स फॉर एग्जांपल अमृतसर से जाती थी उसमें मुस्लिम्स को मार दिया जाता था, जो लाहौर आती थी उसमें हिंदू को मार दिया जाता था, और इस तरह से हमें होकर गुजरना पड़ा आफ्टर पार्टीशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ सरदार पटेल इन नेगोशिएटिंग विद प्रिंसली स्टेट्स। मतलब जो हमारा भारत देश था वो जब आज़ाद हुआ तब उसमें पता है कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। मतलब अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था इंडिया, और उन सबको एक साथ लाना, एक सिंगल टेरिटरी बनाना है, इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो उन्हीं का रोल देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस 565 princely states were there. Secondly, सरदार पटेल played a historic role in negotiating with these princely states. तो इन्होंने बहुत ही हिस्टोरिक रोल प्ले किया। कैसे? इन्होंने कई स्टेट्स के साथ संधि कर ली। इन्होंने कहा कि अगर आप भारत के साथ जुड़ते हैं तो आपको हम कई सारे प्रिविलेजेस देंगे, जिसमें कि प्रिवी पर्स वॉज वन ऑफ देम। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर आप नहीं ज्वाइन होते हैं तो आपके ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो उसमें इंडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बट डीप डाउन ये चाहते थे कि सब इंडिया में आपस में मिल जाएं और एक यूनिफाइड कंट्री बन जाए। क्यों? क्योंकि इतनी मुश्किल से देश आज़ाद हुआ है, और अगर अलग अलग पार्ट्स में ये लोग डिवाइड रहेंगे तो कोई बाहर से अगर अटैक करना चाहेगा इन्वेडर, तो वो एक स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। सिमिलरली धीरे धीरे सारे स्टेट्स को ऑक्यूपाई करके वो फिर से हमें गुलाम बना लेगा। तो ये ना हो इसलिए दूरदृष्टिता दिखाते हुए इन्होंने पूरी एक टेरिटरी बना दी, जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में इंडिया। इसके बाद ट्रेवेंकोर, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर रिफ्यूज इनिशियली। ये सारी जो मेन प्रिंसली स्टेट्स थे इन्होंने तो पहले मना ही कर दिया था, जिसमें कि हैदराबाद सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट्स था इंडिया का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि यार अगर ऐसी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स हमारे हाथ नहीं लगेंगे तब तो पक्का इंडिया एक अखंड भारत नहीं बन पाएगा, अखंड भारत का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि आप इंडिया में मिल जाइए। बट निज़ाम यहाँ का रूलर था, हैदराबाद का बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल था, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन में आता था। उसने क्या किया, राजाकार्स, इसके जो सैनिक थे उनको रजाकार्स बोलता था ये, तो उसको अनलीश कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ फाइट करो, मतलब हमारी आर्मी के साथ। और जब आर्मी के साथ टकराव हुआ तो आर्मी ने इनको सरेंडर करवा लिया और हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया 1948 में। नाउ आई होप आपको सरदार पटेल का रोल पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेहरूज अप्रोच, या फिर हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट्स अप्रोच। क्यों? क्योंकि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो उनकी क्या अप्रोचेस थी रिगार्डिंग द नेशन बिल्डिंग? सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट बनाए। मतलब हमारी गवर्नमेंट इतनी फ्लेक्सिबल थी, यहाँ तक कि उसने कह दिया था कि अगर किसी प्रिंसली स्टेट को इंडिया का पार्ट नहीं बनना है, उसको ऑटोनॉमस स्टेट बना रहना है, तो वो बना रह सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक भी बात कह दी गई थी। बट उससे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान था। बट स्टिल हमारी गवर्नमेंट इतनी फ्लेक्सिबल थी कि उसने ये बात तक भी कह दी थी और एग्री करी थी। और साथ ही साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का एक और प्रूफ है कि इसने लीग ऑफ नेशन की डिमांड को भी मान लिया था और सेपरेट पाकिस्तान बनवा दिया था। सो इसलिए हम बोलेंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्या थी, फ्लेक्सिबल थी। नेक्स्ट थिंग, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया था, जिसमें कि क्या होता था कि इंडियन पैरामाउंसी में जो भी आना चाहता है इंडियन टेरिटरी में, वो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर देगा और वो प्रिंसली स्टेट इंडिया का पार्ट बन जाएगा। और जो नहीं करेगा वो या तो पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा या तो फिर अपनी सेपरेट इंडिपेंडेंस एंजॉय करेगा। लास्ट थिंग, नेगोशिएशंस विद प्रिंसली स्टेट। तो ऐसा नहीं था कि इंडिया खाली बैठ गई थी, उसने कहा था जिसको आना है आए, ना आना है ना आए। इसने कई प्रयास भी किए, कई प्रिंसली स्टेट्स के पास गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भेजा गया कि आप नेगोशिएट करिए, उनसे बात करिए, क्यों नहीं आना चाहते हैं इंडियन टेरिटरी में, ये बात को जानिए, और फिर साम दाम दंड भेद लगाकर उन्हें किसी न किसी तरह आप इंडियन टेरिटरी का पार्ट ऑक्यूपाई करवा दीजिए, जिससे कि पूरे सारे प्रिंसली स्टेट्स का भी फायदा है और हमारा एक नेशन भी अखंड रहेगा, तो हम प्रोटेक्ट रख पाएंगे पूरे स्टेट्स को। सो ये अप्रोच थी गवर्नमेंट की। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको डीपली समझना है इसकी अप्रोच तो आप मेरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। अभी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आपको समरी चाहिए, रिवीजन चाहिए, क्विक रिव्यू चाहिए, तो मैं आपको क्विकली समझा रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग पर चलते हैं हम लोग, पॉलिटिकल
कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद कौन से वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है जिन्हें रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। पहला, बाउंड्रीज टू बी ड्रॉन इन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरैलिटी बेस्ड, मतलब बाउंड्रीज हमारे देश में किस तरह से डिफाइन होंगी। अब इतने सारे स्टेट्स हैं, सबको एक पार्ट में तो एक प्राइम मिनिस्टर तो सबको देख नहीं सकता, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट भागों में उसे बांटना ज़रूरी था। तो अब किस भाग में बांटे, लैंग्वेज के बेस पे बांटे कि रिलीजन के बेस पे बांटे कि कल्चर के बेस में बांटे। तो फिर फाइनली बात उभर कर आई कि हमें कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्लूरैलिटी के बेस पे हमारी बाउंड्री को डिस्टिंग्विश करना चाहिए, पर इस तरह से कि हमारी नेशन की जो यूनिटी है, अखंडता है, उसे हार्म ना पहुंचे। सेकेंड थिंग इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को डिफरेंट तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक बेस पर नहीं किया गया। कुछ स्टेट्स को, आंध्र प्रदेश वॉज वन ऑफ देम, तो वहां पर एक लीडर उभर कर आए, पोट्टी श्री रामुलु, ये इनको वेटरन गांधी भी बोला जाता था। ये इंडेफिनिट डेज के लिए फास्ट पे गए, 56 डेज के लिए, जिसके बाद इनकी डेथ भी हो गई और उनकी डेथ से बहुत ज़्यादा एंगर स्प्रेड हो गया पूरी पब्लिक में और वो और ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, मास एक किलिंग भी हुई, क्योंकि आर्मी को भेजना पड़ेगा और आर्मी को भेजना पड़ेगा तो ऐसा तो है नहीं कि लोग शांत बैठ जाएंगे, लोग पत्थरबाजी करेंगे, फिर आर्मी को एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो उसको देखकर गवर्नमेंट ने क्या किया, आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट इलेक्टोरेट डिसाइड कर दिया, मतलब सेपरेट स्टेट बना दिया। कब? 1952 में। देखते हैं, एट्रोसिटीज इन आंध्र प्रदेश हैज लीडिंग टू फॉर्म सेपरेट स्टेट इन 1952। तो 1952 में आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया और इसी के बाद एक सेपरेट इलेक्शन एक कमीशन भी बनाई गई बाय गवर्नमेंट। वो कौन सी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड इन 1953, जो कि क्या देखती थी कि स्टेट्स को किस बेसिस पे डिवाइड करना है, लैंग्वेज के बेस पे कि कल्चर के बेस पे, कहां पर क्या जरूरी है, हम उसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1953 में और 1956 में केम इनटू फोर्स में आई थी। उसके बाद 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में बनी थी और जिस तरह से प्रेजेंट में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में हैं। सो नाउ आई होप आपको चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा। समरी हमारी अगर आपको नहीं आई है देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप पूरे कंप्लीट वीडियोस लेक्चर्स अटेंड करिए। 2 ही वीडियोस हैं और वो उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेस देन 40 मिनट्स एंड योर होल चैप्टर वुड बी कंप्लीटेड। सो अब चलते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, describe the consequence of partition in India, role of Indian government during partition, discuss or define two nation theory, or last explain the role of Sardar Patel in integration of princely states. So these were some important questions from this chapter and the chapter is completed, the summary is completed. If you want whole lecture, I have already told you, you can get the link in your description. So अगर आपको वीडियो पसंद आया हो then please like this video और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ज़रूर से और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करवा पाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।